हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, ठीक है जी। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपने यहाँ से मेरे लेक्चर से जो मैंने नोट्स आपको ये यूट्यूब चैनल पे बना के दी हैं, उससे आपने अपने नोट्स भी बना लिए हैं सारे चैप्टर से, और रिवीजन भी यहीं से कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप से, कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे आती है, इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड से आती है, डिफ्लेशन डेफिशिएंट डिमांड से आती है। तो ये दोनों टॉपिक हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको भी समझा देता हूँ। सो इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप इज द डेफिशिएंसी ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशनरी गैप की हम बात करें, उसमें है कि इट इज द एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर एंड अबव इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो पूरी डेफिनेशन क्या है इसकी, इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड over and above its level required to maintain full employment level equilibrium in the economy. Or deflationary gap, it is the deficiency of the aggregate demand from the level required to maintain full employment equilibrium in the economy. ओके जी। दूसरा है, it occurs when AD is greater than AS। यहाँ पे डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड इट अकर्स व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। जाहिर है कि ये वो सिचुएशन है जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है, उसके बावजूद भी आपकी डिमांड हायर है। और ये वो सिचुएशन है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जितना दे सकते थे उतना दे चुके हो और आपके पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल। का मतलब आप सप्लाई आपके पास ज़्यादा है, डिमांड आपके पास कम है एट इस दिस लेवल पे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल हो चुका है आपका। ओके जी। और तीसरा है, लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन दैट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जितनी मर्जी डिमांड बढ़ती जाए, जब आपने फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कर ही लिया है, आप आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते हो। और लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस, यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट लेस रहेगा देन दैट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए। और इन्फ्लेशनरी गैप में अगला पॉइंट क्या है, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और डिफ्लेशनरी गैप में देयर इज ऑलवेज या समटाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहती ही रहती है, क्योंकि आप पूरे लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी में चल रहे हो, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी। और इन्फ्लेशनरी गैप इट लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल एंड डिफ्लेशनरी गैप इट लीड्स टू लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसका टॉपिक, कि अब मेजर्स कौन से होते हैं जो डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए होते हैं। पहले मेजर्स हैं मेजर्स फिजिकल मेजर्स और उसके बाद मॉनेटरी मेजर्स, तो जिसको हम फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इट रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड in the economy with a view to achieve the twin objective of growth and stability। ठीक है जी। तो सरकार ये अपने बजट की पॉलिसी जो होती है, जिसमें वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब बनाती है, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। और सरकार डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, इकॉनमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ग्रोथ और स्टेबिलिटी का ट्विन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, कुछ मेजर्स लेती है जिससे वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को दूर कर सके इकॉनमी में। ठीक है जी। चलिए
अब उसके बाद क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इट रेफर्स टू दैट पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग, सिचुएशन को करेक्ट करना। कौन सी सिचुएशन को, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द क्रेडिट, बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द क्रेडिट को। ठीक है जी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। Monetary policy, it is the policy of correcting excess and deficient demand in the economy by controlling the supply of credit. और fiscal policy क्या है, it is the policy of correcting excess and deficient demand in the economy by managing revenue and expenditure of the government. ठीक है जी। और दूसरा, it is pursued by RBI and it is pursued by government। ठीक है जी। ये कौन परस्यू करता है, आरबीआई, और ये कौन परस्यू करता है फिजिकल पॉलिसी को, गवर्नमेंट। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल, सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। और जो फिजिकल पॉलिसी है वो करेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ही किया जाता है बाय सरकार के रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके किया जाता है। ठीक है जी। ओके। और तीसरा पॉइंट, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन से होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एटसेट्रा। और फिजिकल पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं जो सरकार के पास होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरिंग्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे, कंपोनेंट कौन से हैं फिजिकल पॉलिसी के एंड द वे दीज आर यूज्ड, और ये जिस तरीके से यूज होते हैं एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए और डेफिशिएंट डिमांड को मीट करने के लिए। तो फिजिकल पॉलिसी में जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो फिजिकल मेजर है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस किन चीज़ों पे होता है, सरकार जहाँ तो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम में करती है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड डिफेंस एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों में करती है। जब एक्सेस डिमांड होती है तो सरकार उस एक्सपेंडिचर को, अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर लेती है और सिचुएशन को करेक्ट कर लेती है। और यदि डेफिशिएंट डिमांड है, मांग में कमी है, यदि मांग में कमी है तो सरकार क्या करती है, सरकार उसको खर्चे को बढ़ा देती है, अपने इंक्रीज कर देती है। और उसके बाद टैक्सेस, टैक्सेस क्या चीज़ है, टैक्सेस सरकार के हाथ में बढ़ाना या कम करना। एक्सेस डिमांड के समय में सरकार टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए खर्चने के लिए, और डेफिशिएंट डिमांड के समय में वो टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है ताकि डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास ज़्यादा हो जाए खर्चने को। ठीक है जी। और तीसरा, पब्लिक बोरिंग और पब्लिक डेट। पब्लिक बोरिंग मतलब सरकार जब पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा उधार लेती है, एक्सेस डिमांड में वो इंक्रीज कर देती है उधार लेना ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी खत्म हो जाए, कम हो जाए, बाय ऑफरिंग। और ये कैसे पॉसिबल है, अट्रैक्टिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के वो इस चीज़ को इंक्रीज कर लेती है। लोग इनकरेज होते हैं कि चलो हम सेविंग कर लेंगे क्योंकि उनको अपनी सेविंग पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उनका कंजम्पशन पैटर्न भी रिड्यूस हो जाता है। एंड इट रिड्यूसेस इन टाइम एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट टाइम के समय, डेफिशिएंट डिमांड के समय वो पब्लिक बोरिंग को कम कर देती है बाय लोअरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। ओके। वो लास्ट पॉइंट है बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। नेचुरली एक्सेस डिमांड के समय सरकार खुद बोरो करना कम कर देती है ताकि एक्सपेंडिचर में कमी आ जाए। ठीक है जी। और एक्सेस डिमांड को की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। और डेफिशिएंट डिमांड के समय वो बोरिंग को इंक्रीज कर देती है ताकि एक्सपेंडिचर बढ़ सके, सरकार के पास पैसा हो स्पेंड करने को इकोनॉमी में। ओके जी, ताकि मांग बढ़ सके इकोनॉमी में। चलिए, ये थे हमारे फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स जिससे एक्सेस या एंड डेफिशिएंट डिमांड को मीट किया जा सके या करेक्ट किया जा सके। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट
डिमांड दोनों एक साथ ही है ना। तो इसको भी मैंने टैबुलर फॉर्म में बना दिया, नैरेटिव फॉर्म में या जो पैराग्राफ फॉर्म में वो बुक्स में लिखा है वो आप नहीं समझते या पढ़ के भी आपको अच्छी तरह नहीं क्लियर होता, इसलिए मैंने इस फॉर्म में बना दिया, इसको समझना ज़रा ज़्यादा ईजी है। तो पहला है बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो बैंक रेट एक्सेस डिमांड के समय रेज कर दिया जाता है ताकि बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाए और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। और क्वाइट ऑब्वियस डेफिशिएंट डिमांड के समय इसका वाइस वर्सा किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड के समय बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा ताकि लिक्विडिटी बैंक्स के पास ही रहे और वो ज़्यादा पैसा उधार दे सकें। और दूसरा रिवर्स रेपो रेट, ये एक्सेस डिमांड के समय रेज कर दिया जाता है इसका रेट ताकि कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा सरकार आरबीआई के पास जमा करा सके और उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाए और मार्केट में जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बनी हुई है इकोनॉमी में वो करेक्ट की जा सके। और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो रिवर्स रेपो रेट लोअर कर दिया जाता है ताकि कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस पैसा आरबीआई के पास पार्क ना करें, ठीक है, और इकोनॉमी में डालें जिससे मांग बढ़ सके और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। उसके बाद है परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओन मार्केट ऑपरेशंस। और वो कैसे है? आरबीआई क्या करेगी? लिक्विडिटी को सेल करेगी, बेचेगी। जब वो बेच रही है तो पैसा उसके पास आ रहा है और जब पैसा आरबीआई के पास आ रहा है तो उससे क्या होगा? उससे लिक्विडिटी मार्केट से खत्म हो जाएगी और एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी सिचुएशन। और उसका उल्ट क्या होगा? जब डेफिशिएंट डिमांड है तो वो परचेज करना शुरू कर देती है। परचेज करने पे वो पैसा इकोनॉमी में डालेगी आरबीआई, सेंट्रल बैंक, और पैसा इकोनॉमी में आएगा और डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो एक्सेस डिमांड के समय रेज कर दी जाती है ताकि लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक्स के पास कम हो जाए और वो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में लोन के रूप में ना दे पाएँ और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। एंड वाइस वर्सा, सीआरआर लोड कर दी जाती है डेफिशिएंट डिमांड के समय ताकि लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक्स के पास हो और वो ज़्यादा लोन मार्केट में दे सके, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में रहे और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को मीट किया जा सके। एसएलआर आप जानते हैं क्या? ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये रेज कर दी जाती है। अगेन इससे भी इसका वही इम्प्लीकेशन है जो सीआरआर के होते हैं। इससे कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है। कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? लिक्विडिटी कम हो जाती है। ओके जी, उससे क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट कर लिया जाएगा। एंड लोड कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड ताकि लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक्स के पास रहे और वो बाय वे ऑफ लोन्स इकोनॉमी में पैसा डाल सकें और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को मीट किया जा सके। और उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक्सेस डिमांड के समय में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी मार्केट में कम पहुंचे और डेफिशिएंट डिमांड के समय मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाती है ताकि लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे, ज़्यादा पैसा लोन के फॉर्म में लोगों को मिलता रहे और एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को ठीक किया जा सके। मोरल प्रेशर टू बी स्ट्रिक्ट। एक्सेस डिमांड के समय में आरबीआई चाहता है कि बैंक स्ट्रिक्ट हो जाए लोन देने के लिए, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में नहीं जानी चाहिए जिससे एक्सेस डिमांड को कर्ब किया जा सके। और डेफिशिएंट डिमांड के समय में वो चाहते हैं कि लिबरल हो जाए कमर्शियल बैंक, ठीक है जी, ताकि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे। क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड ताकि सोच समझ के ही बैंक कमर्शियल बैंक्स आगे लोन इंडस्ट्री वाइज दे सकें और एक्सेस डिमांड को मीट किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। बट राशनिंग को विड्रॉ कर लेना एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड कि जो इंडस्ट्री जिससे जितना पैसा मांग रही है उनको देते जाओ ताकि मार्केट में डिमांड की सिचुएशन को सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके और डेफिशिएंट डिमांड को दूर किया जा सके। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट तो पहले भी पढ़े हैं। यस, ये आपने ये सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं
जब आपने बैंकिंग वाला चैप्टर किया था, ये अब उसी को हमने कोरिलेट करा है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पॉइंट्स आपके लिए नई नहीं है, ठीक है जी। आप जब बैंकिंग का चैप्टर रिवाइज करो तो उसके बाद इसको रिवाइज करोगे तो ये आपको ज़्यादा ईजी लगेगा ये पोर्शन, ठीक है जी। ओके जी, तो इसी के साथ ये वीडियो भी कंक्लूड होती है और ये चैप्टर भी यही कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी चैप्टर्स के नोट्स भी बना लीजिए। ओके जी, डन।